हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर शुरुआत होती है। ये पीरियड को रेनेसां भी कहा जाता है। रेनेसां को अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता है। ये वो टाइम था जब मिडिल एज चेंज हो रहा था ह्यूमनिस्टिक पीरियड में। ह्यूमन की वैल्यू बढ़ रही थी, ह्यूमन में इंटरेस्ट बढ़ रहा था और ये इस्टेब्लिश हो रहा था कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई रिलीजन है, सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है, तो वो है इंसानियत। ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा रिलीजन है, ना कि क्रिश्चियनिटी और एनीथिंग एल्स। और ह्यूमैनिटी की ह्यूमन की सेंट्रलिटी और डिग्निटी पे जो भरोसा है वो बढ़ रहा था। और ये जो टाइम था जिसमें जो लोग थे वो क्वेश्चन कर रहे थे, रिलीजन पे क्वेश्चन कर रहे थे, धर्म पे क्वेश्चन कर रहे थे, और जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, ऑपरेशंस हो रहे थे, उनका जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा था, ये सब पे क्वेश्चन कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। और ये जो क्वेश्चनिंग चल रही थी जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन आया, कैथोलिक चर्च में रिफॉर्मेशन आया, ये सारे विरोधों की वजह से। तो रेनेसां क्या होता है? रेनेसां मीन्स होता है, रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ या रिवाइवल। ये रीबर्थ होता है, ह्यूमन स्पिरिट का रीबर्थ है। ह्यूमन स्पिरिट का नया जन्म हो और तब वो रेनेसां कहलाता है। रेनेसां का बिगनिंग हुआ था 14th सेंचुरी में और ये इसकी शुरुआत हुई थी इटली से। और ये जब 16th सेंचुरी में जब ये इंग्लैंड पहुंचा तो ये अपने पीक पे था। 16th सेंचुरी में ये अपने हाई पॉइंट पे था रेनेसां। और जब ये इसकी शुरुआत हुई थी जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, जब कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हिंदी में कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है, उसका पतन हुआ था, फॉल हुआ था, यहाँ से रेनेसां की शुरुआत हुई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल एक कैपिटल था वो बाइजेंटियम एम्पायर का, बाइजेंटियम शासन था, बाइजेंटियम एम्पायर था। उसका जो कैपिटल था वो था कुस्तुनतुनिया, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। तो ये जो बाइजेंटियन एम्पायर था उसमें रोमन एम्पायर, ये एक तरह से रोमन एम्पायर था, रोम का राज्य था, रोम का साम्राज्य था। ये दो भागों में बटा हुआ था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया था, उसका पतन हो गया था। और इसका पतन जो है 5th सेंचुरी में ही इसका पतन हो गया था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जिसे बाइजेंटियन एम्पायर भी कहा जाता है, इसका जो कैपिटल था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल था बाइजेंटियन एम्पायर का। और 1453 में क्या हुआ कि जो ऑटोमन तुर्क थे, ऑटोमन तुर्क जो मिडिल ईस्ट से आते थे, जो मध्य एशिया से आते थे, जो पर्शियन थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक किया, उसके ऊपर आक्रमण किया। उस समय क्या हुआ कि जो मिडिल एज में जो उनका टाइम जो था उसमें पर्शियन जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो यूरोपियन से ज़्यादा पावरफुल थे। और जो यूरोपियन और अरब के बीच में उस समय फाइटिंग चल रही थी, लगातार फाइटिंग चल रही थी। यूरोपियन जो क्रिश्चियनिटी को मानते थे और अरब जो मुस्लिम धर्म को मानते थे। इस तरह से इन दोनों धर्मों के बीच एक संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम रिलीजन के बीच में ये संघर्ष चल रहा था और ये स्ट्रगल था, स्ट्रगल फॉर पावर। और ये स्टार्ट हो गया था, ये जो स्ट्रगल है 12th सेंचुरी और 11th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था, जब क्रूसेड उस समय जब चल रहा था, उसी समय से ये दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। फिर 1453 में क्या हुआ, जब कॉन्स्टेंटिनोपल जो सेंटर था पूरे यूरोप के कल्चर का, और यूरोप में जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी कल्चर में, लिटरेचर में, उस सब चीज़ का सेंटर जो था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। और जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ, ऑटोमन तुर्क का जब आक्रमण हुआ और ऑटोमन तुर्क ने जब इसे हरा दिया, मतलब जो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको हरा दिया, तो उस समय क्या हुआ कि जो ऑटोमन तुर्क थे उनका अलग कल्चर था। उनका जो कल्चर था वो उस अपना कल्चर को उसमें थोपना चाह रहे थे। और जो कल्चर था कॉन्स्टेंटिनोपल का, जो कल्चर था, वहाँ का जो रिलीजन था, वहाँ का जो आर्ट था, वो सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे क्योंकि वो उस कल्चर के एनिमी थे। तो ये जो तुर्क थे, जब उन्होंने अटैक किया
तो ना सिर्फ उन्होंने लोगों के ऊपर अटैक किया, बल्कि उन्होंने मोनास्ट्रीज पे अटैक किया, लाइब्रेरी पे अटैक किया, जहाँ पे एंशियंट एज, पुराने पुराने प्राचीन एज के, जहाँ पर पुस्तकें रखी हुई थी, मैन्युस्क्रिप्ट रखे हुए थे, कॉपीज रखी हुई थी, जो ज्ञान के जो भंडार रखे हुए थे बुक के फॉर्म में, मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में, ये सारे पे अटैक करने लगे, वो इनको नष्ट करने लगे। तो जो इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे जो हमला हुआ, लाइब्रेरी पे भी हमला हुआ, और वो ऐसा लगा कि पूरा का सारा का जो लर्निंग था वो डिस्ट्रॉय हो जाना था उनके द्वारा, तुर्क के ज़रिए, तो तुर्क इन्वेडर के ज़रिए। तो जो यूरोप के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस एंशियंट लर्निंग को बहुत पसंद करते थे, और अपनी इस विरासत को, इस कल्चर को और इस लिटरेचर को बचाना चाहते थे, एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर को। तो बहुत सारे जो लोग थे वो यूरोप के वहाँ आए, और उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह बचा पाएँ, वो मैन्युस्क्रिप्ट को बचा पाएँ, इन इन्वेडर्स के हाथों में वो बचा पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट कहे जाते हैं राइटर थे पेट्रॉर्क, जिन्होंने कंजोनियर लिखा है। तो वो सॉनेट्स लिखते थे, पेट्रॉर्क जो इटली के थे, और वो बहुत अच्छा सॉनेट्स लिखते थे। सॉनेट्स क्या होता है? 14 लाइन्स की पोएम होती है सॉनेट्स। तो उसके बहुत बड़े राइटर थे वो, और उन्होंने कोशिश की इस मैन्युस्क्रिप्ट को बचाने की, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। तो ये सारे लोगों ने अपने प्रयास किए और मैन्युस्क्रिप्ट को बचाया उन्होंने, और इस तरह से एक पूरे यूरोप में एक नया एज की शुरुआत हुई, और एक रेनेसां का दौर आया। तो ये जो रेनेसां था, इसमें इट इन्वॉल्व पॉलिटिकल अपीयल एंड इन फील्ड ऑफ नॉलेज एंड रिलीजियस अपीयल। तो ये ना सिर्फ पॉलिटिकल चेंज हो रहा था और क्रांति आ रही थी, बल्कि ये नॉलेज में भी क्रांति आ रही थी, धर्म के क्षेत्र में भी एक चेंज आ रहा था, रिफॉर्मेशन धर्म आ रहा था। इस तरह से सभी सभी वॉक ऑफ फील्ड ऑफ वॉक में चेंजेस आ रहे थे, सब तरफ चेंज हो रहा था और सब कुछ इम्प्रूव हो रहा था। फिलोसफी चेंज हो रहा था, लिटरेचर चेंज हो रहा था और इम्प्रूव हो रहा था, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे लिटरेचर में और कला में, हर तरह। और इस तरह से क्या हुआ कि जो यूरोप का जो पूरी तरह से क्रांति आ गई थी वहाँ। In every European country, it was a period of great beginning in every realm of human activity. तो इंसान के जो हर फील्ड में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही थी इस एज में। और द रेनेसांस स्टार्टेड फ्रॉम फाउंटेन हेड ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, डांटे। और इस रेनेसां के जो बहुत बड़े पिलर माने जाते हैं वो थे डांटे। डांटे एक बहुत बड़े राइटर थे इटली के, और ये जो रेनेसां था, रेनेसां का जो शुरुआत था वो भी इटली से ही हुआ था। रेनेसां का जो सेंटर था वो था रोम, जो कि बहुत ही बड़ी सिटी थी रोमन एम्पायर की। दांते वॉज ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडी। बहुत बड़े राइटर थे दांते, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी और बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे थे। और उनके जो डांटे के जो इम्पोर्टेंट वर्क को पेट्रॉर्क ने फॉलो किया। पेट्रॉर्क भी बहुत बड़े राइटर थे, और इस तरह से इस सभी लोगों के प्रयासों से रेनेसां उस इटली में चल रहा था, और इटली में बहुत बड़ी क्रांति आई हुई थी। Dante started writing sonnets for the first time ever and Petrarch perfected it. तो जो शुरुआत जो सोनेट की जो की थी, सोनेट राइटिंग की जो शुरुआत की थी वो डांटे ने की थी, और आगे चल के जो पेट्रॉर्क ने इसे पॉपुलराइज किया, परफेक्ट किया। पेट्रॉर्क जो बहुत बड़े राइटर थे, ह्यूमनिस्ट राइटर थे, उन्होंने इस सोनेट राइटिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्शन लाया। पेट्रॉर्क वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ एन एपिक पोएम कॉल्ड अफ्रीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिक पोएम पेट्रॉर्क ने लिखा था जिसका नाम है अफ्रीका। देन बोकाशियो, द फर्स्ट प्रोज राइटर ऑफ एनी यूरोपियन लैंग्वेज। फिर आए बोकाशियो, जो कि जिन्हें किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोज राइटर, पहला गद्य लेखक कहा जाता है। उन्होंने डेकामेरन लिखा, फिलस्ट्रेटो लिखा, फिलोकोलो लिखा। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने लिखे, और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क का चाउसर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। चाउसर जो 14th सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर पोएट थे इंग्लैंड के,
वो उनका जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इटली के इस दांते का। इनफैक्ट इट वाज बोकाशो हु कॉल्ड डिवाइन कॉमेडी। और इस तरह से these people influenced English writers, and it in England there was a nest of singing birds. So many brilliant writers emerged in England. तो इन्हीं लोगों के का जो इन्फ्लुएंस था इंग्लैंड के राइटर्स में दिखाई देता है रेनेसां के दौर में। जो पहले जो एक क्रांति, पहले जो रिवॉल्यूशन और रेनेसां आया था इटली में, और ये बड़े बड़े राइटर थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था लिटरेचर में। इन सारे के कंट्रीब्यूशन से प्रभावित हुए थे इंग्लैंड के राइटर्स जब वो इटली गए और इटली से वहाँ का कल्चर वो अडॉप्ट किए, और फिर उस लव ऑफ रेनेसां को उन्होंने अपने देश में ले गए, इटली में, स्पेन में ले गए। और बहुत बड़े बड़े ब्रिलियंट राइटर्स इंग्लैंड में हुए, जैसे कि सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, यूनिवर्सिटी विट्स, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन डॉन, फ्रांसिस बेकन। ये सारे रेनेसां के, इंग्लैंड में जो रेनेसां था उसके इम्पोर्टेंट राइटर्स थे। In England there was so many important जॉनर एट दैट टाइम। बहुत सारे जॉनर्स लिखे जा रहे थे उस समय रेनेसां के टाइम में, जिन्होंने यूरोपियन मास्टर से जिन्होंने प्रेरणा ली थी, इम्प्रेशन लिया था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे यूरोपियन मास्टर से। जैसे कि सर फिलिप सिडनी जो कि बहुत बड़े राइटर थे रेनेसां के, उन्होंने लिखा था आर्केडिया। आर्केडिया उन्होंने जो लिखा था उसका बेस था, उसका जो इन्फ्लुएंस था, उन्होंने लिया था सैन एजारोस एक यूरोपियन वर्क था जिससे उन्होंने इन्फ्लुएंस होके लिखा था आर्केडिया। फिर एडमंड स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन लिखा था, और एडमंड स्पेंसर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे रेनेसां के। और फेरी क्वीन एक तरह से कहना चाहिए एपिटोम और एक एग्जाम्पल माना जाता है रेनेसां के एज का, इंग्लैंड में जो रेनेसां था उसका। और इसका जो मॉडल था वो था एरिस्टोस ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। तो एरिस्टो ने जो ऑरलैंडो फ्यूरियोसो लिखा था, इससे इन्फ्लुएंस होके स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखा था। फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने मैकियावेलियन विलन पे बहुत ज़्यादा मतलब क्रिस्टोफर मार्लो बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे इस रेनेसां के एज के, और उन्होंने जितने भी ड्रामा लिखे वो ट्रेजेडी थे। उसमें एक ख़ास तरह का विलेन होता था जो कि मैकियावेलियन विलेन होता था। ऐसा विलेन जिसमें जो क्वालिटी वो मैकियावेली की जो क्वालिटी थी वो होती थी। तो जो ऐसा क्वालिटी जो कि एथिक्स के लिए केयर नहीं करता, जो ऐसा विलेन जो मोरालिटी, नैतिकता पे ध्यान नहीं देता, इस तरह से। और उसका जो मेन जो उसका मकसद होता है अपने एम को प्राप्त करना, चाहे किसी भी तरीके से वो प्राप्त करे, ऐसे विलेन उन्होंने बनाए अपने ड्रामास में। ऐसे विलेन्स को पोर्ट्रे किया क्रिस्टोफर मार्लो ने, और जिसका सारा का सारा जो ध्यान था अपने ही प्रोग्रेस पे था। तो इस तरह से ये जो अप्रोच था, इसका जो अप्रोच का स्टार्ट हुआ था निकोलो मैकियावेली से। निकोलो मैकियावेली एक बहुत बड़े राइटर थे रेनेसां एज के। उन्होंने लिखा था द प्रिंस लिखा था। इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये राइटर्स, स्पेशली क्रिस्टोफर मार्लो। फिर स्पेन में एक बहुत बड़े राइटर थे जिनका नाम था सर्वेंटिस। उन्होंने लिखा था डॉन कीहोते लिखा था, और ये इन्हें भी यूरोपियन मास्टर कहा जाता है, रेनेसां का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर माना जाता है। और उन्होंने इस तरह का ट्रेडिशन निकाला, इस तरह का ट्रेडिशन लिखने का निकाला। फिर पेट्रॉर्क थे, उन्होंने सॉनेटरिंग लिखी, सॉनेटियर्स लिखी। सॉनेट के फील्ड के बहुत बड़े बादशाह माने जाते हैं पेट्रॉर्क। उन्होंने बहुत सारे सॉनेट्स लिखे। सॉनेट्स क्या होती है? सॉनेट्स है 14 लाइन की लिरिकल एंड इमोशनल पोयम। पेट्रॉर्क के जो सॉनेट थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, ऑक्टेव और सेक्सेट। और ये जो दोनों ऑक्टेव सेक्सेट को एक ससुरा, एक पॉज के द्वारा डिवाइड किया जाता था। तो ऑक्टेव और सेक्सेट के बीच में एक पॉज होता था जिसे ससुरा कहा जाता था। पेट्रॉर्क का जो सॉनेट था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इंग्लिश राइटर्स को, इंग्लिश सॉनेट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया।
लेकिन इंग्लिश सोनेटियर्स जो थे, इंग्लिश में जो सोनेट्स लिखते थे, उन्होंने जब इसे इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश सोनेट्स लिखे, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए इस फील्ड में, और उन्होंने ये चेंज किया, और इसे फिर इन सोनेट्स को इंग्लिश सोनेट्स कहा जाने लगा, या फिर शेक्सपियरियन सोनेट्स कहा जाने लगा इन पेट्रार्कियन सोनेट्स को। इनका जो इन्फ्लुएंस था वो पेट्रार्क था, लेकिन इसका जो राइटिंग स्टाइल था वो इंग्लिश था। तो पेट्रार्कियन सोनेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय थॉमस व्याट। तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो इंग्लैंड में किसने किया था? थॉमस व्याट ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। While blank verse was another experiment and it was introduced in England by Henry Howard. एक बहुत बड़े राइटर थे हेनरी हावर्ड, उन्होंने ब्लैंक वर्स को लाया था इंग्लैंड में। एंड हेनरी हावर्ड वॉज अर्ल ऑफ सॉरी। वो सॉरी नाम की एक जगह थी, उसके अर्ल थे वो, एक मतलब पद में थे वो, जिसे अर्ल कहा जाता है। और पेट्रार्क जो सोनेटरिंग था, एक तरह से एक्सप्लोजन ला दिया था उन्होंने सोनेट राइटिंग के फील्ड में। मतलब हर कोई पेट्रार्क के स्टाइल में सोनेट लिखना चाहता था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे लोग रेनेसां एज में सोनेट के लिखने के लिए। हर कोई सोनेट लिखना चाहता था। Throughout England, so many people writing about love, friendship, morality, mortality, so many themes. और सोनेट्स लिखना एक फैशन बन गया था। लोग फ्रेंडशिप पे लिख रहे थे, अपनी बिलवड के बारे में लिख रहे थे, अपनी मोर्टालिटी के बारे में लिख रहे थे, ऐसे बहुत सारे थीम्स पे वो लिख रहे थे सोनेट्स। सोनेट लिखना एक बहुत बड़ा वोग बन गया था, फैशन बन गया था। फिर इंग्लैंड में उस समय रेनेसां के एज में बहुत सारे फेमस ट्रेजेडीज लिखे जा रहे थे, स्पेशली शेक्सपियर के द्वारा, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और उस समय जो इंग्लैंड की जो ट्रेजेडी थी, वो उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था सेनेका का। सेनेका एक रोमन ट्रेजेडी राइटर थे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे इस समय। शेक्सपियर हिमसेल्फ रोट टू हिज फर्स्ट ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस, और इसी सेनेकन स्टाइल में, इसी रिवेंज ट्रेजेडी के स्टाइल में शेक्सपियर ने एक ट्रेजेडी लिखी है टाइटस, जिसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस जो शेक्सपियर का था, वो फर्स्ट ट्रेजेडी था, इस एकदम ब्लडी रिवेंज ट्रेजेडी था। इसमें बदला लिया जाता था इसमें, और इसमें घोस्ट आते थे। और उसके बाद उन्होंने एक और ट्रेजेडी लिखी, रिवेंज ट्रेजेडी, हैमलेट। और रेनेसां ट्रेजेडी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और जो रेनेसां ट्रेजेडी थी वो एंटी क्लासिकल होती थी, उसमें क्लासिकल रूल्स का इस्तेमाल नहीं होता था। क्लासिकल मीन्स जो ग्रीक और रोमन जो राइटर्स थे और उनके जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए, कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए, ट्रेजेडी और कॉमेडी का आपस में मिलन नहीं होना चाहिए, ट्रेजेडी में कॉमेडी नहीं होना चाहिए और कॉमेडी में ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे जो रूल्स थे, इनकी परवाह नहीं करते थे रेनेसां एज के राइटर्स जो थे, एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स थे, इसकी परवाह वो नहीं करते थे। और सो दे डिड नॉट केयर फॉर दैट रूल, और प्रॉपरली वो इस रूल को उतना जानते भी नहीं थे कि क्या रूल्स बनाए हैं। उनका जो एक फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था एंटरटेन करना, लोगों को एंटरटेन करना चाहते थे। और जो ऑडियंस थे वो भी इसकी केयर नहीं करते थे कि कोई भी जो ट्रेजेडी जिसने लिखी है वो प्रॉपर रूल के हिसाब से लिखी है कि नहीं लिखी है। उनका तो एकमात्र मकसद जो था वो था एंटरटेन होना। तो इसलिए जो रेनेसां एज में ट्रेजेडीज, कॉमेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और ये एंटी क्लासिकल थे। और ऑफ कोर्स जो राइटर्स जो लिख रहे थे, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज लिख रहे थे, वो उनका जो थीम था, उनका जो स्टोरी लाइन था, वो ओरिजिनल नहीं था। वो पुराने जो ग्रीक और रोमन मास्टर से वो इन्फ्लुएंस होके, प्रभावित होके लिख रहे थे। और हालांकि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका जो बेस था वो यही था। ये जो रोमन मास्टर और ग्रीक मास्टर ही उनके प्रेरणा स्रोत कहे जा सकते हैं। शेक्सपियर रोट रोमांटिक ट्रेजेडीज एंड रोमांटिक कॉमेडीज। शेक्सपियर ने भी बहुत सारे रोमांटिक ट्रेजेडी लिखी है, रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी है। मीन्स उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी में
बहुत सारे चेंजेस लाए थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए उनके ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़, और उन्होंने सॉनेट्स भी लिखे हैं और इस तरह से बहुत ही पॉपुलर हुआ था उस समय में ट्रेजेडी उनका। फिर इस एलिजाबेथन एज में जो रेनेसां का एज था इंग्लैंड में, उस समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉनर भी पॉपुलर हुआ, वो था एपिक। एपिक जिसे महाकाव्य कहा जाता है, और इंग्लैंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिक था फेरी क्वीन, जिसे लिखा है एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, और इसे फर्स्ट ग्रेट एपिक इन इंग्लिश माना जाता है, जिसमें ट्यूडर डायनेस्टी की तारीफ की गई है। ट्यूडर डायनेस्टी स्पेशली जो जब एडमंड स्पेंसर ने जब फेरी क्वीन लिखा था, तो क्वीन एलिजाबेथ उस समय इंग्लैंड में रूल कर रही थी, और उन्होंने कहना चाहिए एक तरह से ट्रिब्यूट देते हुए, क्वीन एलिजाबेथ को ट्रिब्यूट देते हुए ये फेरी क्वीन लिखा है। Elizabeth is depicted as a fairy queen. Then there was a tradition of pastoral, और इस एज में जो एलिजाबेथन एज में एक और ट्रेडिशन चल रहा था, वो था पेस्टोरल लिखने का ट्रेडिशन था। मतलब गांव की कहानी, गांव का पोइट्री, इस तरह का जो एक ऐसा मतलब ट्रेडिशन था, जिसमें एक जो पोएट था उसको ऐसे पेश किया जाता था कि वो पोएट ना हो, बल्कि एक शेफर्ड हो, एक चरवाहा हो। इस तरह से स्टोरी चलती थी पेस्टोरल की। और इसमें सर फिलिप सिडनी जो थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर उन्होंने किया था इस पेस्टोरल राइटिंग को, और उन्होंने एक पेस्टोरल लिखा था जो बहुत पॉपुलर हुआ, उसका नाम है आर्केडिया। आर्केडिया बेस्ट एग्जाम्पल है पेस्टोरल का। तो so many important writers of this genre was in this period, and सब इम्पॉर्टेंट राइटर्स, अब मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ कौन कौन जो इसमें इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे। जैसे कि इस एज ऑफ रेनेसां के और एज ऑफ एलिजाबेथन के इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से एक सबसे फॉरमोस्ट थे व्याट एंड सूरी। थॉमस व्याट नोबलमैन थे, एक बहुत बड़े मतलब कहना चाहिए कोटियर भी थे वो, और अर्ल ऑफ सूरे थे हेनरी हावर्ड, जो अर्ल ऑफ सूरे थे, ये अगेन वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट थे, नोबलमैन थे। और इनकी जो दोनों की डेथ बहुत ही जल्दी, इन लोगों की डेथ हो गई थी। ज़्यादा समय तक ये रह नहीं पाए थे अपने आर्ट को और अपने लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जितना भी कम समय में उन्होंने जो भी लिखा, बहुत एक तरह से कहना चाहिए उन्होंने रिवोल्यूशन ला दिया था। स्पेशली उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था अपने राइटिंग के ज़रिए, और उन्होंने एक नया कन्वेंशन, एक नया परंपरा लाए थे इंग्लिश में। और वाइट थे, उन्होंने पेट्रॉर्कियन सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रॉर्क वो इटली गए थे, इटली में वो पेट्रॉर्क के सोनेट से वो इंट्रोड्यूस हुए। फिर उस ट्रेडिशन को, उस पेट्रॉर्क जो सोनेट की जो राइटिंग स्टाइल थी, उसको उन्होंने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। और जो अर्ल ऑफ सूरे थे, उन्होंने ब्लैंक वर्स लिखना इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में। वो ब्लैंक वर्स लिखते थे, तो ब्लैंक वर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर उन्होंने किया इंग्लैंड में। इस तरह से so we have Wyatt and Surrey, and another important writer of Renaissance is Thomas More. एक और इम्पॉर्टेंट राइटर है रेनेसां एज के, वो है थॉमस मोर। थॉमस मोर इज़ ऑथर ऑफ यूटोपिया। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है यूटोपिया। यूटोपिया इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है यूटोपिया, जिसका मीनिंग होता है नोवेयर लैंड, जो ऐसा लैंड जो कहीं ना हो। सो ये एक जो यूटोपिया है, एक आइडियल वर्ल्ड है, एक आदर्श दुनिया है, आदर्श जगह है, जहाँ की सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है, सबको हर कोई लोग इक्वल हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट मैनर में हो रहा है। थॉमस मूर ने जो यूटोपिया लिखा था, उसे लिखा था 1561 में, और इसे उन्होंने लिखा था लैटिन लैंग्वेज में। इसे लैटिन में लिखा गया था, फिर बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ था इन 1551 बाय राल्फ रॉबिन्सन। तो राल्फ रॉबिन्सन ने इस यूटोपिया का ट्रांसलेशन किया था। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोज टेक्स्ट। तो रेनेसां के एज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। देन देयर वाज अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर जिनका नाम था जॉन स्केल्टन,
और उन्होंने उनका जो राइटिंग स्टाइल था एकदम डिफरेंट था। वो ऐसा प्रोज लिखते थे जैसा कि बातचीत कर रहे हों, जैसे कि कन्वर्सेशनल स्टाइल था उनकी। मतलब जो पोइट्री जो थी वो प्रोज स्टाइल की थी, बहुत ही रगेड वर्स था उनका। मीन्स उनका जो वर्स था वो म्यूजिकल नहीं था, ऐसा लगता था कि जैसे कि वो प्रोज हो। और इसीलिए उनके जो वर्स को स्केलेटोनिक वर्स कहा जाता था। स्केलेटन मतलब क्या होता है, जो हड्डी का ढांचा ना, उस तरह से स्केलेटन। तो इसलिए इस वर्स को स्केलेटोनिक वर्स कहा जाता था। और उनका बहुत ही फेमस बुक था द ड्यूक ऑफ फिलिप स्पैरो। उनका एक फेमस बुक था, वो है द ड्यूक ऑफ फिलिप स्पैरो, जिसमें उन्होंने इस अपने स्केलेटोनिक वर्स का यूज़ किया है, कन्वर्सेशनल वर्ड्स का यूज़ किया है। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, बहुत सारे राइटर्स को इंस्पायर किया अपने वर्ड्स के ज़रिए। स्पेशली जो जॉन डॉन थे, जो मेटाफिजिकल पोएट थे आगे आने वाले एज के, जॉन डॉन इनके जो वर्ड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और जब जॉन डॉन ने अपनी पोएट्री लिखी तो उनके में भी वही स्टाइल नज़र आता है जो कि ये स्केलेटन में था। जो जॉन स्केलेटन में जो स्टाइल था, कन्वर्सेशनल स्टाइल था, ये जॉन डॉन में भी दिखाई देता है। फिर जॉन स्केलेटन ही वॉज वेरी फेमस पोएट एंड ऑलमोस्ट लाइक ए पोएट लॉरेट। अब इतना रगेड वर्ड्स लिखने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने एज में वो। और इतने फेमस थे कि ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि एक पोएट लॉरेट होता है, एक राज कवि होता है, उस तरह से वो फेमस थे। फिर इस एज में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पॉपुलर हो रही थी वो सोनेट राइटिंग था। बहुत सारे राइटर्स उभर रहे थे, सोनेट्स जो लिख रहे थे। और इसमें जो सर फिलिप सिडनी थे, उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं। उन्होंने सोनेट सीक्वेंस लिखा है। सोनेट सीक्वेंस मीन्स क्या है, सोनेट विल बी रिटन अबाउट सम स्टोरी, ओनली वन लव अफेयर। मीन्स एक सीक्वेंस, एक तरह से श्रृंखला चलती थी सोनेट्स की। और उनके जो सोनेट सीक्वेंस का नाम है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। सर फिलिप सिडनी ने लिखा है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। और ये जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला था उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। इसको पब्लिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उनके डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ। देन एडमंड स्पेंसर वॉज अ ग्रेट सोनेट राइटर। और एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, एमोरेटी लिखा है। और सैमुअल डेनियल अगेन दूसरे राइटर हैं, माइकल रेटन, लाइक दैट सो मेनी सोनेटियर राइटिंग वर फेमस। तो ये और जो फेमस सोनेटियर राइटर थे वो थे एमोरेटी, जो कि स्पेंसर ने लिखा है, और सैमुअल डेनियल थे एक राइटर, माइकल रेटन। These songs and sonnets were collected together from various writers for the first time, and the first anthology of English was made published by Richard Total. अब ये जितने भी एलिजाबेथन एज में जो सॉनेट्स लिखे जा रहे थे, सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और पूरा सबको कंपाइल करके पब्लिश किया गया। और इसे पब्लिश कराया रिचर्ड टोटल ने पब्लिश कराया। 5 जून 1557 में उन्होंने पब्लिश कराया और इसका नाम दिया गया टोटल्स मिसलेनी। क्योंकि इसे रिचर्ड टोटल ने किया था इसलिए टोटल्स मिसलेनी। मिसलेनी मीन्स बहुत सारी चीज़ें जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो टोटल्स मिसलेनी कंटेन 270 पोएम्स। इस टोटल्स मिसलेनी में टोटल 270 पोएम्स थे। द ओरिजिनल टाइटल वॉज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। ये जो टोटल्स मिसलेनी था, इसका जो ओरिजिनल टाइटल ये नहीं था, बल्कि क्या था, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स था। लेकिन बाद में इसका जो नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया टोटल्स मिसलेनी। सो दिस इज़ द रेनेसां पीरियड। और रेनेसां के पीरियड में सभी तरह डेवलपमेंट हो रहे थे, हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था, मेसिव चेंजेस आ रहे थे, मतलब धुआंधार चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, लाइफ स्टाइल में, लोगों की जीवन शैली में चेंज आ रहा था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड इन इंग्लैंड द ट्यूडर डायनेस्टी वाज रूलिंग ड्यूरिंग द रेनेसां। ट्यूडर डायनेस्टी उस समय रूल हो रहा था इंग्लैंड में, रेनेसां का जब एज था। इन मिडिवल पीरियड within the Plantagenet dynasty there was the war between two houses of Plantagenet and Lancaster.
तो इसके पहले जो मध्य युग चला था उसमें क्या हो रहा था, वार हो रहा था। और जो वार हो रहा था उसमें दो ग्रुप बटे हुए थे, एक लंकास्टर था, दूसरा था यॉर्क। और इनके बीच में जो युद्ध चल रहा था उसका नाम था वार ऑफ रोजेस। वार ऑफ रोजेस चल रहा था और ये 1455 से लेके 1485 तक चला वार ऑफ रोजेस। देन अब वार ऑफ रोजेस का एंड हो गया जब बैटल ऑफ बॉसवर्थ हुआ। जब बॉसवर्थ का युद्ध हुआ तो इसका अंत हो गया जब हेनरी ट्यूडर ने क्या किया, हेनरी ट्यूडर ने रिचर्ड थर्ड को मार दिया। तब ये जो वार ऑफ रोजेस ख़त्म हो गया और उस समय इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी का शासन इस्टेब्लिश हो गया, ट्यूडर वंश का शासन आ गया। हेनरी ट्यूडर बिकेम द फर्स्ट ट्यूडर। और जो हेनरी थे पहले ट्यूडर बने, इंग्लैंड के किंग बने, पहले ट्यूडर किंग बने। और हेनरी सेवेंथ जो थे, हेनरी सेवेंथ के बाद उनका जो बेटा था, उनका जो सन था हेनरी एट्थ, वो किंग बना इंग्लैंड का। और हेनरी एट्थ बहुत इम्पोर्टेंट किंग माना जाता है इंग्लैंड का क्योंकि उन्होंने हेनरी एट्थ ने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की थी इंग्लैंड में, एंग्लिकन चर्च लाए थे वो। और हेनरी एट्थ ने अपने आप को चर्च का हेड ऑफ द चर्च डिक्लेयर कर दिया था बाय द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1535। तो वो एक एक्ट लेके आए थे, एक अधिनियम लेके आए थे 1535 में, जिसे एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कहा जाता है। इस नियम के तहत उन्होंने अपने आप को चर्च का सुप्रीम हेड बना दिया था, इस एंग्लिकन चर्च का। ये एंग्लिकन चर्च रोम के चर्च पे बिलीव नहीं करता था। हेनरी एट्थ वॉज फादर ऑफ एडवर्ड सिक्स्थ। तो उनके वो बेटा चाहते थे और उनका एक बेटा था एडवर्ड सिक्स्थ। तो वो किंग बने। जब हेनरी एट्थ का डेथ हुआ तो किंग बने एडवर्ड सिक्स्थ। फिर एडवर्ड सिक्स्थ की जब डेथ हो गई तो मैरी द फर्स्ट क्वीन बनी। वो डॉटर थी कैथरीन ऑफ अरागन। हेनरी एट्थ की जो पत्नी थी कैथरीन ऑफ अरागन, उनकी बेटी थी क्वीन मैरी, जिन्हें बाद में ब्लडी मैरी भी कहा जाता था क्योंकि उनका जो शासनकाल था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, डेंजरस था। वो प्रोटेस्टेंट लोगों को मरवाती थी, जिंदा जलवा देती थी, इस वजह से उनको ब्लडी मैरी कहा जाता था। और जब हेनरी एट्थ की पत्नी थी कैथरीन ऑफ अरागन, तो वो कैथरीन ऑफ अरागन से वो डिवोर्स लेना चाहते थे हेनरी एट्थ, और वो शादी करना चाहते थे कैथरीन ऑफ अरागन के लेडी इन वेटिंग से। मतलब उनकी एक तरह से कहना चाहिए उसके अंदर में काम करने वाली एक लेडी थी, एन बोलेन करके थी, उनसे वो शादी करना चाहते थे हेनरी एट्थ। तो इस वजह से क्या हुआ, जो रोम के जो पोप थे उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने इस शादी के लिए नहीं माने एन बोलेन के साथ शादी के लिए, और उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो हेनरी एट्थ को डिवोर्स लेने दे कैथरीन ऑफ अरागन से। तो एक तरह से इस तरह में रिलीजियस मूवमेंट आया था। फिर जो हेनरी एट्थ ने क्या किया, एक नया चर्च स्थापित कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो रोम के पोप की बात नहीं मानेंगे बल्कि एक दूसरे ही अपना ही उन्होंने चर्च स्थापित कर दिया। उसकी इजाज़त लेके उन्होंने क्या कर दिया, शादी कर ली एन बोलेन से। एन बोलेन की बेटी हुई क्वीन एलिजाबेथ। तो इस तरह से फिर रिफॉर्मेशन का दौर आया इंग्लैंड में। और रिफॉर्मेशन वाज ए रिलीजियस मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड इन जर्मनी। तो रिफॉर्मेशन की जो शुरुआत हुई थी जर्मनी से, इसकी शुरुआत हुई थी। रिफॉर्मेशन एक तरह से कहना चाहिए क्रिश्चियन धर्म में, जो कैथोलिक धर्म था उसमें जो कुछ कुछ बुराइयां थी उस पर वो चेंजेस लाना चाहते थे, उसमें जो परिवर्तन लाना चाहते थे, इस वजह से शुरू हुई थी रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था। और इसकी शुरुआत की थी मार्टिन लूथर ने। और Martin Luther started Reformation. This Reformation came to England in the time of Henry VIII. और हेनरी एट्थ का जो टाइम था उस समय इंग्लैंड में आया। हेनरी एट्थ ने इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो चल रहा था यूरोप में, उसका फ़ायदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने उठाया और अपने एन बोलेन से मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट का उन्होंने इस्तेमाल किया। Henry VIII wanted to divorce his Catherine of Aragon. Divorce was not permitted at that time.
द पोप डिड नॉट अलाउ हिम टू डाइवोर्स। उस समय क्या था कि डाइवोर्स नहीं होते थे, तो चूँकि रोम के जो पोप थे उन्होंने डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया था हेनरी एट्थ को। सो वो इस बात की केयर नहीं करते थे कि पोप उनको इजाज़त दे या ना दे। हेनरी एट्थ ने आर्की बिशप ऑफ कैंटरबरी था, इंग्लैंड के का एक जो चर्च था, और उसके जो आर्की बिशप थे, उसके जो हेड थे थॉमस क्रैनबर, उनको कहा कि वो उनको इजाज़त दें डाइवोर्स की, और इस तरह से उन्होंने इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना की, और वो खुद इसी चर्च के हेड बन गए, एंग्लिकन चर्च के हेड बन गए बाय द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। और इसके बाद उन्होंने एन कैथरीन ऑफ अरागन को डाइवोर्स दे दिया और उसके लेडी इन वेटिंग एन बोलेन से शादी कर लिया। कैथरीन ऑफ अरागन्स डॉटर इज मैरी द फर्स्ट। उसकी कैथरीन ऑफ अरागन की जो बेटी थी मैरी द फर्स्ट थी, हु असेंडेड टू थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द एडवर्ड सिक्स डेथ। तो एडवर्ड सिक्स का जब डेथ हुआ तो कैथरीन ऑफ अरागन की जो बेटी थी क्वीन मैरी क्वीन बनी। सो इस तरह से कैसे, मतलब किस तरह से डायनेस्टी था, पहला था हेनरी एट्थ, उसके बाद आया एडवर्ड सिक्स्थ, फिर मैरी द फर्स्ट, उसके बाद एलिजाबेथ फर्स्ट। एंड व्हेन मैरी द फर्स्ट डाइड, मैरी फर्स्ट का डेथ हो गया और उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो उनके कोई सक्सेसर नहीं थे, तो एलिजाबेथ को क्वीन बनाया गया इंग्लैंड का। और एलिजाबेथ वॉज लास्ट ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, लास्ट थी इस वंश की, ट्यूडर वंश की, क्योंकि एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनको कोई सक्सेसर नहीं थे, तो एलिजाबेथ के डेथ के साथ ही ट्यूडर डायनेस्टी का अंत हो गया। और एलिजाबेथन एज का जो एज था बहुत ही ग्लोरियस एज था, गोल्डन एज माना जाता है। इसी पीरियड में जो रेनेसां था इंग्लैंड में पीक पे था, अपने चरम सीमा में था। आफ्टर द एज ऑफ एलिजाबेथ जैकोबियन एज केम, और एलिजाबेथ के एज के बाद जैकोबियन एज आया इंग्लैंड में, और जेम्स द फर्स्ट रूलर बने इस एज में। जेम्स द फर्स्ट स्कॉटलैंड के किंग थे, उन्हें बुलाया गया क्योंकि वो क्वीन एलिजाबेथ के नियरेस्ट रिलेटिव थे, और इस तरह से जैकोबियन एज की शुरुआत हुई। फिर जो जैकोबियन पीरियड था, इसमें शेक्सपियर, बहुत बड़े बड़े जो शेक्सपियर थे उन्होंने ग्रेट वर्क्स लिखे थे जैकोबियन एज में। शेक्सपियर ने एलिजाबेथन एज में ग्रेट वर्क्स भी लिखे थे, लेकिन जो उनके वर्क जो जैकोबियन एज में जो पब्लिश हुए वो ज़्यादा पॉपुलर थे और बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट प्लेस थे, उसका मास्टरपीस कहा जाता है उसे। तो इस तरह से जो मतलब जैकोबियन एज में भी इतने फेमस होने के बावजूद शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज का राइटर माना जाता है, क्योंकि जो शेक्सपियर की जो सेंसिबिलिटी थी, जो उनकी जो माइंड सेट था, उनका जो एटीट्यूड था, वो एलिजाबेथन सेंसिबिलिटी थी। जैकोबियन जो एज था वो बहुत करप्शन से भरा हुआ था, चारों तरफ भ्रष्टाचार था, और इस तरह का सब कुछ खराब हो रहा था, टर्मोइल था, उथल पुथल थी, अनरेस्ट था, जो कि इसके पहले के एज में नहीं था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा श्रीव्ड थी और इंटेलिजेंट थी। उन्होंने सब कुछ बैलेंस करके रखा था, सब कुछ को कंट्रोल में करके रखा था, धर्म को, और इसको सब तरफ एक शांति का और प्रॉस्पेरिटी का वातावरण था, जो कि किंग जेम्स फर्स्ट के आने से ख़त्म हो गया था। इसलिए एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी माना जाता है, और यही सब रीज़न है कि शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज का राइटर माना जाता है, क्योंकि उनकी जो सेंसिबिलिटी थी यही थी, एलिजाबेथन एज वाली सेंसिबिलिटी थी। रेनेसेंस वॉज फुल फ्लावरिंग इन एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज में ही जो रेनेसां का फुल फ्लावरिंग था, अपने पीक पे था। लेकिन 17th सेंचुरी जब आया तो जो रेनेसां धीरे धीरे डिक्लाइन पे चला गया, धीरे धीरे इसका पतन होने लगा और रेनेसां का अंत होने लगा। इस तरह से रेनेसां एज था इंग्लैंड में। सो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।